नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका एक बार फिर से टीसीएच पर। और हाजिर हूं मैं मिडिल ईस्ट की ढेर सारी अपडेट्स लेकर। कल तक की, आज तक की जो भी अपडेट्स अवेलेबल हैं वो सारी अपडेट्स लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। मिडिल ईस्ट इसलिए कह रहा हूं फलस्तीन की जगह पर, क्योंकि अभी जो सब लोगों के कहा जाता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ अटेंशन कहना ज्यादा बेहतर होगा, जहां सबकी निगाहें हैं, वो है ईरान। ईरान आगे क्या करेगा इसको लेकर सबकी निगाहें हैं। बहुत सारे बयानात हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि हमास के जो लीडर हैं हानिये, इस्माइल हानिये, उनके 3 लड़कों और पोते पोतियों की हत्या इजराइल ने बाकायदा निशाना लगा के की थी। वो लोग ईद के बाद अपनी कार से किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे, उसी समय रॉकेट का हमला हुआ, कार पूरी तरह से खत्म हो गई और उसमें बैठे हुए हानिये के 3 लड़के और उनके बच्चे मारे गए। मैंने यह भी बताया था कि हानिये उस समय दोहा में थे, जहां फलस्तीन लोग जो घायल है, फलस्तीनी लोग, उनका इलाज चल रहा था। और ये बयान आने के बाद जो वीडियो आया था उसमें हमने देखा था वो बिल्कुल शांत थे और उन्होंने कहा कि जैसे फलस्तीन के 30-40 हजार दूसरे लोग मार दिए गए, वैसे ही मेरे बेटे और बच्चे हैं, तो उनके लिए अलग से कोई गम मनाने में नहीं जा रहा। ये सारे लोग शहीद हुए हैं फलस्तीन की आज़ादी के लिए और हम फलस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। मेरे बेटों को मार के अगर इजराइल ये सोचता है कि वो मुझे झुका देगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। जिस तरह से जंग चल रही है, जंग भी चलती रहेगी और सीज फायर के लिए जो हमने शर्तें रखी हैं वो शर्तें भी हम बदलने वाले नहीं। मैं आपको बता चुका हूं कि सीज फायर के लिए हमास ने शर्त रखी है कि ये सीज फायर 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 6 महीने का नहीं, परमानेंट हो और इसके बाद पूरी की पूरी जो इजरायली सेना है उसको वहां से बाहर बुलाया जाए। ये सारी शर्तें रखी हैं हमास ने, लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। इसीलिए सीज फायर के लिए बात कहीं भी पहुंच नहीं रही है। लगातार बातचीत चल रही है, कभी कैरो में, कभी दोहा में, लेकिन बात कहीं पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही। इन्हीं 3 लड़कों और उन छोटे छोटे 4 साल, 5 साल, 8 साल के बच्चों का अंतिम संस्कार था, कफन दफन था, उनको मिट्टी देने का मौका था। और वहां पर इस्माइल हानिये की बहू, यानी मारे गए एक शहीद, उनके बेटे की पत्नी वहां पर थी और उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया। ये भाषण मैं आपको जरूर दिखाना चाहता था, लेकिन वो वीडियो यहां पर चलाऊंगा तो यूट्यूब हस्बे मामूल उसे रिस्ट्रिक्ट कर देगा। इसलिए उन्होंने जो कहा उसकी खबर आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा, डोंट अपील टू अरब्स, यानी अरब मुल्कों से किसी भी तरह की अपील करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, हमें अपनी जंग खुद लड़नी है, खुद हमें शहीद होना है, खुद हमें घरों से बेघर होना है, सारी परेशानियां झेलनी है और फलस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी है। अरब मुल्क बहुत करेंगे तो 2 टुकड़ा फेंक देंगे रोटी का, कुछ मदद भेज देंगे, घर बनाने के लिए कुछ पैसे दे देंगे, लेकिन ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में उनसे मदद की कोई उम्मीद नहीं है। और ये बात सही है, सैकड़ों बार मैं ये बात दोहरा चुका हूं, बता चुका हूं कि इस जंग के बावजूद कैसे ज़्यादातर अरब मुल्कों ने ज़बानी जमा खर्च तो बहुत किया है, लेकिन इजराइल के साथ अपना रिश्ता बना कर रखा है। कोई सामान भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हूती के डर से जो समंदर का रास्ता बंद हुआ है तो अपने यहां जमीन का रास्ता खोल दे रहा है। किसी ना किसी तरह से अमेरिका और इजराइल से रिश्ता बनाए हुए हैं और फलस्तीनियों के लिए सिर्फ उनके पास जबानी जमा खर्च है, जिसमें वो लगातार डायलॉग देते रहते हैं, लगातार बयान देते रहते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं, हाथ नीचे कर लेते हैं। इससे ज्यादा फलस्तीनियों की मदद न तो उन्होंने पहले कभी की है और न अब की है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उम्मत की बात बहुत होती है। मैंने आपको बताया था कि फलस्तीन के जो शेख हैं, जब उनको खुतबा पढ़ना था तो उन्होंने कहा कि 30-35 हजार लोग मारे गए, इन लोगों की मौत, इतने बच्चों की मौत, इतने सारे लोगों का घर से दरबदर हो जाना, इतना सारा जो बर्बादी हमने देखा है, इसके बावजूद अगर उम्मत पर कोई असर नहीं पड़ा तो अब क्या हो जाएगा। अपनी सफ़ें सीधी कीजिए और नमाज पढ़िए, किसी से कोई अपील करने का फायदा नहीं है। तो तकरीबन वही बात हानिये की जो बहू हैं उन्होंने भी अपने पति के, अपने शौहर के शहीद हो जाने के बाद दोहराई है। समझना चाहिए उम्मत का शोर जो होता है कई बार सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है। जहां वाकई
परेशानी में होते हैं लोग, वहां कोई मदद नहीं करता। ऐसे ही मैं हमेशा कहता हूं कि आप जहां हैं अपने पड़ोसी से रिश्ता बना के रखिए, अपने दोस्तों से रिश्ता बना के रखिए। उम्मत के भरोसे बहुत ज्यादा अगर सोचेंगे तो आपको भी फलस्तीनियों की तरह कल धोखा ही हासिल होगा। खैर, ईरान की मैंने बात की। ईरान के साथ आगे क्या होने वाला है, ईरान किस तरह का हमला करने वाला है, इसको लेके पूरे यूरोप में, पूरे मिडिल ईस्ट में, और अगर अलग से कहें तो पूरी दुनिया में एक तरह की आशंका बनी हुई है। लोग सोच रहे हैं लगातार कि आगे क्या होगा। अमेरिका का जहां तक सवाल है तो अमेरिका ने बहुत साफ कहा है, लैटर नहीं सूनर, यानी बहुत टाइम नहीं है, बहुत जल्दी ही, बल्कि एक अखबार में तो 48 घंटे की बात की गई है। ईरान किसी न किसी तरह का हमला करेगा इजराइल के ऊपर, और इजराइल भी पूरी तरह से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। वहां पे रेड अलर्ट जारी है, वहां पे लोगों से कहा गया कि अपनी जरूरत के सामान इकट्ठा कर लें, अपने जो कागजात हैं उनको संभाल के रख लें। यानी इजराइल भी ये जानता है किसी न किसी तरह का हमला होगा, और ऐसा लगता है कि कल रात को जो हुआ है वो इस हमले की शुरुआत ही है। हिजबुल्ला आप जानते हैं ईरान का सबसे करीबी है। ईरान ने अभी तक अमेरिका और इजराइल के साथ सीधे लड़ाई में जाने से खुद को रोका है, और अमेरिका और इजराइल भी अभी तक ईरान के अंदर सीधा हमला करने से बचते रहे हैं। दोनों नहीं चाहते हैं कि जंग में जाएं, क्योंकि जंग अगर होगी तो सबके लिए बहुत खतरनाक होगी। तो ईरान जो अपने पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करता है, उनको लगातार हथियार सप्लाई करता है, उनको लगातार मदद मुहैया कराता है। ये जो तस्वीर आपके सामने है इसमें आप देख रहे हैं हमास है एक तरफ, इराकी लड़ाके हैं, हिजबुल्ला है, हूथी है, ये सारे ईरान के साथ मिलकर काम करते हैं। तो इनके थ्रू ईरान लड़ाई करता रहा है, अभी तक कभी डायरेक्ट लड़ाई में नहीं गया है। ईरान इराक वार के बाद ईरान ने किसी के साथ कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं की है। और कल रात को हिजबुल्ला ने जिस तरह से 40 रॉकेट बरसाए हैं, बैराज कहा गया, बैराज ऑफ रॉकेट्स, यानी 40 रॉकेट लगातार बरसे इजराइल की नॉर्दर्न एरिया में। इसको इजराइल के अपने अखबारों ने भी कवर किया है, इजराइल के न्यूज चैनल्स ने भी कवर किया है, और सारी दुनिया के अखबारों में यह खबर आई है, हिंदुस्तानी अखबारों में भी यह खबर आई है कि हिजबुल्ला ने अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक हमला यह किया है जिसमें 40 मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल के ऊपर। हालांकि इजराइल हमेशा यही कहता है कोई नुकसान नहीं हुआ है, 2-4 दिन 10 दिन बाद खबर मिलती है कि क्या नुकसान हुआ है। तो इजराइल इस बार भी कह रहा है कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तो बहुत साफ है, और वो फ्रस्ट्रेशन लगातार इजराइल के अखबारों में दिखता रहता है कि वो जो नॉर्दर्न इजराइल का इलाका है, जो लेबनान से जिसकी बॉर्डर लगती है, वो लगभग खाली पड़ा हुआ है। वहां से लोगों को इजराइल ने निकाल लिया है, इवैक्यूज हो गए हैं वो, और अलग अलग जगहों पर, कहीं कैंपों में, कहीं दूसरी जगहों पर, कहीं होटलों में रह रहे हैं। वो लोग पिछले 4-5 महीनों से अभी तक वापस लौट के नहीं आए हैं, और इस तरह के हमलों का मतलब यह है कि अभी भी उनके लौट के आने की कोई संभावना नहीं है। अगर दुनिया का रिएक्शन देखें, कम से कम 4 मुल्कों ने, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड है, इन्होंने बाकायदा एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों से कि इजराइल और ईरान की जर्नी ना करें। अब हिंदुस्तान का किस्सा बहुत शानदार है, बहुत मजेदार है। कई बार सोच के यह लगता है कि अपना सर पीटूं या क्या करूं। अभी बमुश्किल हफ्ता भर पहले यहां से लोगों को भेजा गया कि इजराइल जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। हिंदुस्तान में बेरोजगारी उनकी दूर नहीं हो रही थी, तो हरियाणा और यूपी से लोगों को भेजा गया इजराइल, क्योंकि इजराइल में कोई आने को तैयार नहीं था। इजराइल में जो फलस्तीनी मजदूर थे वो चले गए थे, तो उनको अपनी मजदूरी करने के लिए लोग चाहिए थे। तो हफ्ते भर पहले पहला बैच भेजा गया है यहां से इजराइल, वहां मजदूरी करने के लिए। और हफ्ते भर बाद अब यह अल्टीमेटम दिया जा रहा है, अब यह एडवाइजरी दी जा रही है कि इजराइल मत जाइए। और जो लोग पहले से इजराइल में हैं उनसे कहा जा रहा है कि एम्बेसी के संपर्क में रहिए, कभी भी कोई खतरा आए तो। हमारे जैसे लोग कब से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जो हालात मिडिल ईस्ट के हैं, इजराइल जो है खतरनाक जगह है, वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, वहां अपने लोगों को मत भेजिए। और खास तौर से तब जब 2 लोग हमारे वहां पहले ही मारे जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकार ने पहले बैच के लोगों को भेजा। अब वो बेचारे इजराइल पहुंच गए हैं 2 रोटी के लिए। उन्हें लगता है कि वहां नौकरी करके अपने घर के हालात बेहतर कर सकेंगे, तो वो तो बेचारे वहां पहुंच गए। अब ईरान से जंग करने की हालत हुई है वहां पर। इजरायलियों की रक्षा करने के लिए इजराइल कोशिश करेगा, या जो हिंदुस्तानी मजदूर वहां पे गारा मिट्टी करने गए हैं उनकी रक्षा करेगा। रशिया में गए थे लोग, तो वहां तो जंग में उनको उतार दिया गया। यहां उनके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन बेरोजगारी दूर करने के लिए हमने इजराइल भेज दिया। खैर,
तो कम से कम 4 मुल्कों ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की है कि हमारे लोग ईरान और इजराइल ना जाएं। अमेरिका के जो नागरिक इजराइल में हैं, उनसे कहा गया है कि तेल अवीव और उसके आसपास, जो उसकी राजधानी है तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में ही रहें। अंदरूनी इलाकों में, खासतौर पे हिजबुल्लाह के बॉर्डर से, लेबनान के बॉर्डर से जो लगा हुआ नार्दर्न इलाका है, वहां बिल्कुल ना जाएं। जो बाइडेन ने बाकायदा बयान देके कहा कि वहां पर हमले का खतरा है और हमले का खतरा बड़ा है, कभी भी हो सकता है। एक अमेरिकी अखबार में खबर छपी कि कैलिब्रेट कर रहा है ईरान, नाप तोल रहा है कि कब हमला करना है। ईरान नाप तोल क्यों रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं। अमेरिका ने पहले तो यह कहा था कि ये जो हमला हुआ है, जो दमास्कस पे हमला हुआ है, उसमें हमसे नहीं पूछा गया, और यही हकीकत है कि इजराइल ने उनसे नहीं पूछा और हमला कर दिया। लेकिन अब जो बाइडेन कह रहे हैं, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि जो बाइडेन नहीं बोल रहा, इजराइल का राष्ट्रपति बोल रहा है, जो कह रहा है कि इजराइल की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इजराइल की रक्षा हम हर हाल में करेंगे। यह भी खबर आई है कि अमेरिका ने अपना जो नेवी का एक बेड़ा है वो इजराइल के पास भेज दिया है, ताकि अगर कोई हमला होता है तो वो मदद कर सके। तो ईरान के सामने एक मुश्किल जरूर है, और वो मुश्किल यह है कि अमेरिका अगर सीधे जंग में आता है तो यह जंग बहुत खतरनाक हो जाएगी। और अगर ईरान और इजराइल जंग में जाते हैं, ईरान इजराइल के ऊपर हमला करता है, तो ये एक रीजनल वार में बदल सकता है। रीजनल वार का मतलब क्या हुआ, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक वार जैसी कंडीशन आ सकती है। जब अमेरिका आएगा तो जो अमेरिका के सबसे करीबी अरब मुल्क हैं, उनको भी किसी ना किसी तरह से इस जंग में शामिल होना पड़ेगा। अब उन मुल्कों के हालात ऐसे हैं कि वहां की आवाम जो है वो पूरी तरह से फलस्तीन के साथ खड़ी है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जॉर्डन हो गया, टर्की हो गया, इन जगहों पर रोज लंबे लंबे जुलूस निकल रहे हैं। लाखों लोग सड़क पर आकर कह रहे हैं कि भाई हम तो फलस्तीनियों के साथ हैं। लेकिन यहां के जो हुक्मरान हैं वो अमेरिका के गुलाम जैसे हैं। अमेरिका जब तक इजराइल के साथ है वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो अगर ये जंग में उतरते हैं तो इन देशों के अंदर एक विद्रोह जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसा हो सकता है कि यहां की आवाम सड़कों पर आकर कहे कि आप इजराइल की तरफ से क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर मैंने आपको बताया कि जो ईरान के साथी हैं, जो ईरान के साथ हैं, चाहे वो हूती हो, चाहे इराकी लड़ाके हों, चाहे हमास हो, या बाकी सारे जो उनके सीरिया में बाकी सारी जगहों पे जो उनके पार्टनर्स हैं, वो सारे के सारे तो अभी भी जंग में हैं और तब और तेजी से जंग में आएंगे। और अगर मिडिल ईस्ट में जंग होती है, और उधर मैं आपको बता चुका हूं कि यूक्रेन में लगातार जंग हो ही रही है, और यूक्रेन की मदद के लिए कभी अमेरिका से बयान आता है, कभी इंग्लैंड से बयान आता है, कभी फ्रांस से बयान आता है। तो ये हालात पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो सकते। आप जानते हैं कि इजराइल के पास एटॉमिक पावर है, और आप ये भी शायद जानते हो, अगर ना जानते हो तो जान लीजिए कि ईरान के साइंटिस्ट का कहना है कि आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने जो एक फतवा दिया हुआ है कि एटॉमिक जो बम है वो इस्लाम के खिलाफ है, उसके चलते हम रुके हुए हैं। जिस दिन वो अपना फतवा वापस ले लेंगे, 24 घंटे के अंदर हम एटॉमिक बम बना लेंगे। और अगर ऐसी जंग होती है तो खुमैनी साहब, जो खुद इस बार कह रहे हैं, बहुत कम बयानात देते हैं लेकिन खुद कह रहे हैं कि जो कुछ किया है इजराइल ने उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि खुमैनी साहब अपना फतवा वापस ले लें और वहां भी एटॉमिक जो बम है वो बन जाए। और अगर दो एटॉमिक पावर वाले देशों में सीधी लड़ाई होती है तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी होगी। कम से कम मेरे जैसा आदमी तो कभी नहीं चाहेगा कि जंग उस हालात में पहुंचे। तो ईरान ऐसा लगता है कि वे कर रहा है, देख रहा है कि उसको पूरी तरह से लड़ाई में जाना है या फिर बदला लेने के लिए सेलेक्टेड कार्रवाई करनी है। मसलन इजराइल के कुछ दूतावासों पर हमला कर देना, या इजराइल के कुछ इलाकों पर हमला कर देना, या हिजबुल्लाह को और मजबूत करना ताकि वो नॉर्दर्न इजराइल में लगातार हमला करता रहे। हमास को लगातार, मैं बताऊं आपको कि हमास से जंग चल रही है, नेतन्याहू बहुत सारे दावे करते हैं, लेकिन अमेरिकन अखबार छाप रहे हैं कि भाई आपने गजा में भले छोटी मोटी जंग जीत ली हो, लेकिन जो वार है वो आप अभी तक नहीं जीत पाए। उसका कारण है, अभी कल की खबर है कि हमास ने बाकायदा दर्जनों रॉकेट्स दागे हैं इजराइल की सीमा के अंदर। अब 6 महीने की लड़ाई आप कह रहे हैं आपने हमास को बर्बाद कर दिया, और उसके बावजूद हमास द्वारा मिसाइलों का दागा जाना अगर आप रोक नहीं पाए हैं, इसका मतलब सीधा है कि हमास कमजोर भले हो गया हो लेकिन खत्म तो आप कतई नहीं कर पाए। तो ईरान ये कर सकता है कि उधर से हिजबुल्लाह को और मजबूत करे, हूथी के आक्रमण बढ़वाए, इधर हमास के आक्रमण बढ़वाए, और खुद चुनिंदा इलाकों पर हमला करके इजराइल के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को या तो मार दे और या फिर इजराइल के दूतावासों को नुकसान पहुंचाए। अगर ऐसा होता है
तो देखना होगा। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद इजराइल कोई बहुत रिटेलिएट कर पाएगा या करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका फिलहाल चाहता है कि एक और बड़ी जंग शुरू हो। हालांकि अगर ये जंग शुरू होगी तो अमेरिका के जो सौदागर हैं, अमेरिका से जो हथियार भेजने वाले हैं, उनकी तिजारत और बढ़ेगी और उनकी झोली भरेगी तो बाइडेन जैसों की झोली भी भरेगी। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन कल का जो हिजबुल्लाह का हमला है और जो बड़ा हमला है, वो ये इशारा तो करता ही है कि आने वाले दिनों में किसी शांतिपूर्ण मिडिल ईस्ट की कल्पना हमारे जैसे लोग नहीं कर पा रहे हैं। जंग तो चलेगी, किस लेवल तक जाएगी, उसके क्या असरात होंगे, ये सब देखना होगा। इस बीच में एक बड़ी खबर ये है, मैं आपको बता चुका हूं कि स्पेन ने कहा था कि जुलाई तक हम फलस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि अलग स्टेट का दर्जा देने वाला प्रस्ताव अपनी संसद में पास करा लेंगे। अब स्पेन के साथ दो और मुल्क आ गए हैं, आयरलैंड और नॉर्वे। उधर साउथ अफ्रीका और जो बाकी सारे देश हैं ये तो मान्यता देते ही हैं फलस्तीन को। तो यूरोप के अंदर अगर 3 मुल्क ये शुरू कर देंगे कि वो मान्यता दे रहे हैं फलस्तीन को, तो देर सबेर और सारे मुल्क भी फलस्तीन को मान्यता दे सकते हैं। तो लड़ाई चल रही है, बहुत सारी चीजें, मैंने कई बार आपसे कह चुका हूं कि इस बार सबसे लंबी लड़ाई है इजराइल और फलस्तीन की। उससे 3 चीजें हुई हैं। पहली बात तो यह कि इजराइल पूरी दुनिया में बदनाम हुआ है। अब हालत यह है कि इजराइल के अंदर ही इस पूरी जंग के लिए लोग दोष दे रहे हैं नेतन्याहू को। शिन बेट जो वहां की रक्षा एजेंसी है, उसके जो एक्स चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू अनफिट हैं लीड करने के लिए इजराइल को। इस तरह की आवाजें लगातार आ रही हैं जिसमें नेतन्याहू की आलोचना हो रही है और यह कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में इजराइल बदनाम हुआ है बच्चों औरतों वगैरह को मारने के लिए। नंबर 2, फलस्तीन का सवाल दुनिया के सामने एक बार फिर से आ गया है। भले वहां के लोग मारे जा रहे हों, भले शहर तबाह हो रहे हों, ये सारी चीजें तो ठीक है, लोग शहीद हुए हैं, ये सब ठीक है, 35,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ये सब ठीक है। लेकिन फलस्तीन की आजादी का सवाल जो लंबे समय से दुनिया के सामने नहीं था, वो दुनिया के सामने आया है। आज स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड यूरोप से आगे अगर कह रहे हैं कि फलस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए, और आप जानते हैं कि ब्रिटेन तक इस बाबत बयान जारी कर चुका है, अमेरिका में इस तरह की आवाजें हैं, तो ये 6 महीने की लड़ाई बेकार जाने वाली नहीं है। फलस्तीन की आजादी का सवाल अब फिजा में रहेगा और आज नहीं तो कल ये सॉल्व होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने सारी दुनिया के इक्वेशन को खोल के रख दिया है। अमेरिका जो पहले यूक्रेन से हाथ खींच चुका, दोबारा यूक्रेन की मदद करने को तैयार है। रशिया कह रहा है कि ठीक है, लड़ लो, आप भी आ जाओ, देख लेंगे। बहुत क्लियर है कि रशिया यूक्रेन को जंग में हरा चुका है, तो उधर रशिया बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है, इधर चाइना बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है, और ईरान, चाइना और रशिया का एक ट्रायंगल बना है जो अमेरिका और उसकी सरपरस्ती में काम करने वाले जो मुल्क हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर आज का है, उसको सीधी चुनौती दे रहा है। और अगर कोई बड़ी जंग हुई तो निश्चित तौर पर दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है, दुनिया तबाह होगी और तबाह होने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा। हालांकि वो तबाही हमको, आपको, सबको भारी पड़ेगी। इसलिए मैं तो यही कह सकता हूं कि काश इन लोगों को कहीं से बुद्धि मिले और ये जंग जो टाली जा सकती है वो जंग टाली जाए। बड़ा आसान सा काम था अमेरिका के लिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव पास हो गया था सीज फायर का, इजराइल पे दबाव बना के सेना वापस आने को कहते और जंग वहां रुकवाते। लेकिन ये हथियारों के सौदागरों पर पलने वाले लोग हैं, ये जंग क्यों कर रुकवाएंगे। अब यही कहा जा सकता है कि अभी भी अगर जंग रुक सकती है तो दुनिया तबाही से बचेगी, और जंग अगर नहीं रुकती है तो क्या होगा उस बारे में ना मैं कुछ जानता हूं ना आप जानते हैं। वो सिर्फ एक ऐसा बुरा ख्वाब है जो देखने का भी मन नहीं करता, जिसके बारे में सोचने का भी मन नहीं करता। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी मैं आपको बताता रहूंगा, अपडेट्स करता रहूंगा। आज के लिए मेरे पास जो अपडेट्स थी मैं आपसे साझा कर चुका हूं। लगातार ये काम हम कर रहे हैं पिछले 4-5 महीनों से, आपकी मदद से ही कर रहे हैं, आपकी सहायता से ही कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपका ये समर्थन, आपकी ये सहायता मुझे लगातार मिलती रहेगी। आप जानते हैं आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, 3 रुपए रोज से भी कम पर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप हमारी सीधी मदद करना चाहते हैं तो जो पिन कमेंट है या फिर जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है। और अगर ये सब कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाने के लिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के लिए, और जितने अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए तो कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।